अभियान, इसके लिए करना है आपको काम। ये 3 काम जो करेगा उसको वोट देना युवा भारत का, यह है राजनीतिक लक्ष्य, यह हमारी राजनीतिक विचारधारा, आइडियोलॉजी, हमारे प्रिंसिपल, हमारी गोल। और 3 युवा भारत के सामाजिक लक्ष्य हैं। ये तो ऐसा है कि जो राजनीतिक दृष्टि से होना चाहिए, हमको कैसे बनना है। हर एक युवा निरोगी, निर्व्यसनी, अज्ञान, निरोगी, निर्व्यसनी, अज्ञान, अभाव, अन्याय मुक्त, उच्च चेतना युक्त, पूर्ण जागृत युवा तैयार करना। तो पहला लक्ष्य रोग मुक्त, अज्ञान मुक्त, नशा मुक्त, पूर्ण जागृत युवा तैयार करना, यह है युवा भारत का लक्ष्य। हम ऋषियों की संतान हैं। बीड़ी सिगरेट शराब पीना, दरिद्र होकर के जीना, कायर कमजोर बुजदिल होकर के, शक्तिहीन होकर के जीना नहीं। हमारे शरीर बल, हमारे मनोबल, हमारे आत्मबल प्रबल होना चाहिए और हमारा जीवन ऋषियों जैसा, अपने पूर्वजों जैसा होना चाहिए। पूर्ण जागृत युवा तैयार करने, यह पहला लक्ष्य। और इसके लिए आपको खुद तैयार होना है और युवाओं को तैयार करना है। देखते ही लगे दूर से ही, अरे ये भारत का युवा है, ये ऋषियों की संतान है। अब मैं देखता हूं आजकल के युवाओं को, कुछ तो इतने कमजोर कि सुबह से शाम तक वो जीन्स की पैंट पहन लेते हैं, जीन्स की पैंट पहन लेते हैं और उस पैंट को ऐसे खींचते रहते हैं, पीछे से सफाचट, गाल सुकड़े हुए जैसे किसी ने मुनक्का दबा रखा हो, आम की गुठली चूस करके फेंक रखी हो। ऐसा कमजोर युवा नहीं चाहिए। युवा चाहिए महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा जैसा, युवा चाहिए चंद्रशेखर राजगुरु भगत सिंह जैसा, युवा चाहिए इस देश का भगवान बुद्ध और महावीर जैसा युवा थे। युवा चाहिए इस देश का चाणक्य जैसा, युवा थे भगवान राम, युवा थे भगवान कृष्ण, युवा थे भगवान शिव, युवा थे आदिगुरु शंकराचार्य, युवा थे महर्षि दयानंद और युवा थे स्वामी विवेकानंद। ऐसे ही युवाओं की फौज इस देश में तैयार करनी है। ऐसे तेजस्वी, ओजस्वी, पूर्ण जागृत युवा तैयार करने हैं। तो यह है युवा भारत का आध्यात्मिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य। दूसरा युवा भारत का लक्ष्य क्या है? कैसे युवा तैयार करने हैं? युवा ऐसे तैयार करने हैं जो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का जो सृजनात्मक, रचनात्मक काम है, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र बनता है पुरुषार्थ से, मेहनत से। राष्ट्र मात्र नारों से नहीं बनता है। राष्ट्र केवल मात्र विरोधों से नहीं बनता है। राष्ट्र के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राष्ट्र किसने बनाया? राष्ट्र बनाया इस देश के किसानों ने, इस देश के मेहनतकश लोगों ने। राष्ट्र का निर्माण किया इस देश के उद्योगपतियों ने। राष्ट्र का निर्माण किया इस देश के मजदूरों ने, कारीगरों ने। राष्ट्र का निर्माण किया इस देश के संतों ने, इस देश के जवानों ने, इस देश के किसानों ने। इन सब ने मिलकर के राष्ट्र का निर्माण किया है। तो इस देश में पुरुषार्थ करना है, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का काम करना है, काला धन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्थाओं का विरोध करना है। तो सृजनात्मक और आंदोलनात्मक दोनों काम अपने को करने हैं। रचनात्मक काम करना है, मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाना है। तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का काम, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलनात्मक काम, इनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करना। और तीसरा काम, अंतिम, हम बड़ा उद्देश्य जब तक लेकर के नहीं चलेंगे और संगठित नहीं होंगे, तो युवा शक्ति को संगठित करना। अब ये तो सारे काम बता दिए, ये होंगे कैसे? तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर गांव में, हर बूथ लेवल तक युवा भारत की इकाइयां बनानी है। आज आप सब युवाओं को संकल्प लेकर के जाना है। जिनके पास में साइकिल नहीं है, पैदल चल करके जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में करीब 10 साल तक पैदल काम किया है। 10 साल तक करीब साइकिल और जो स्कूटर से काम किया है। अब आप लोगों को दिखता है कि बाबा जी तो जो है गाड़ी में चल करके आते हैं, हवाई जहाज से भी चल करके आ जाते हैं। आज हम कोई मोबाइल का इस्तेमाल कोई सुख के लिए नहीं करते हैं, ऐशो आराम के लिए नहीं करते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल, गाड़ी का इस्तेमाल, हवाई जहाज में चल करके आते हैं तो कोई उससे हमको खुशी नहीं होती है, उसमें कोई एंटरटेन करने के लिए नहीं चलते हैं। हमने पैदल चलने से लेकर के और हाथ से फावड़ा चलाने से लेकर के, गाय भैंस चराने से लेकर के, और दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के प्रचार से लेकर के जो काम किया, पूरी मेहनत से किया। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं, आप में भी बहुत शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए।
और जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे ना, उस दिन काम हो जाएगा। संगठित करो युवा शक्ति को। युवा शक्ति जब तक संगठित नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। और युवा शक्ति को संगठित करके बस पहुंचा दो नीचे तक, और एक आवाज में पूरा देश खड़ा हो जाए। देखो, राजनीतिक परिवर्तन तो एक दिन में कर देंगे जिस दिन वोट पड़ना है। पहले हमारे 2010, 11, 12, 13 तक के जितने भी आंदोलन थे काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए थे, कि हमने सत्ताओं से कहा कि काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ, व्यवस्था को बदलो, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, कुशासन खत्म करो। लेकिन किया नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? अब इस देश के मतदाताओं को जागरूक करना पड़ेगा। अब हमारा 2014 का जो आंदोलन होगा वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होगा। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा क्षेत्रों में भी पूरे हिंदुस्तान में जहां तक संभव हो सकेगा मैं जाऊंगा, और लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक प्रांत में एक बड़ी सभा होगी, और दिल्ली में भी एक महासभा होगी, और पूरे देश को जगाएंगे। और इन बेईमानों का राज खत्म करने के लिए, कुशासन को खत्म करने के लिए आपकी संगठित शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या करना है? तो आपको पता लगा युवा भारत के राजनीतिक लक्ष्य कितने हैं और सामाजिक लक्ष्य भी ये दिमाग में घुस गए हैं ना। मैं तो इसमें जीता हूं 24 घंटा, इसलिए मुझे तो याद है, आपको तो याद करने पड़ेगा ना। और आपको ये अपनी बात को भी ऐसे ही कहना आना चाहिए जैसे मैं कहता हूं। सच को अभिव्यक्ति देना सीखो। ये झूठे, ये बेईमान, ये लुटेरे लोग, ये लुटेरियों का गिरोह जो अलग अलग गठबंधन बना करके और सब लूट रहा है, ये सब लोग अपने झूठ को भी इतनी 100 बार बोलते हैं तो सच जैसे लगने लगता है, और हम सच को भी ऐसा बोलते हैं जैसे कि कहीं झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच को सशक्त अभिव्यक्ति चाहिए। सच को ताल ठोक करके कहिए, सच को पूरी शक्ति से कहिए, सच को पूरी प्रामाणिकता से कहिए, और आपकी अभिव्यक्ति इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि लोगों के दिलों तक घुस जाए और हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का स्वाभिमान जाग जाए। बस यही काम करना है। और एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, इस बहुत बड़ी क्रांति को, इस बहुत बड़ी परिवर्तन को सिरे चढ़ाना है। अब अगली बात, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सब संकल्प लो कि हम महीने में 1 दिन की कमाई कम से कम संगठन के काम के लिए, देश के लिए हम देंगे। कितनी? 29 दिन अपने लिए, 1 दिन किसके लिए? आप खेती करते हो, नौकरी करते हो, दुकान चलाते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, 1 दिन की कमाई किसके लिए? देश के लिए। 1 दिन की कमाई देश के लिए, और 1 दिन का पैसा बचा के रखना। वो आपको आंदोलन के लिए आना पड़ेगा, चाहे दिल्ली आना पड़े, चाहे वो अपने अपने प्रदेश की राजधानी में, चाहे आज में जैसे मैं यहां रांची में हूं, रांची में है, पटना में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, जिस भी प्रांत, जहां भी जिस भी प्रांत की, वो हैदराबाद में है, चाहे बेंगलोर में, अलग अलग प्रांतों में एक एक बड़ी सभा। तो अपने को दूसरों के ऊपर निर्भर रह करके अपना आंदोलन नहीं चलाना है। और हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम जो है ये उधार लेकर के अपना आंदोलन चलाएं, दूसरों के सामने हाथ पसार करके अपना आंदोलन चलाएं, या कॉर्पोरेट हाउसेज की मदद से अपना आंदोलन चलाएं, राजनीतिक पार्टियों के मदद से अपना आंदोलन चलाएं। हम अपने दम पर, अपनी ताकत के बल पर इस आंदोलन को चलाएंगे और सिरे चढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य और मुकाम तक पहुंचेंगे। 1 दिन की कमाई देश के नाम, देश के लिए, सेवा के लिए, संगठन के लिए, मातृभूमि के लिए। कितने उपकार हैं अपने ऊपर। देखो, ये सब अपने याद रख करके जाओ। आपको जब भी आंदोलन के लिए निकलना पड़े, देश के लिए, संगठन के लिए काम करना पड़े, अपनी रोटी अपने साथ लेकर के चलो। कहां रोटी मिलेगी, कहां पानी मिलेगा? अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर के चलो, पानी भर के चलो। फिर बीच बीच में जहां से भी शुद्ध पानी मिल जाता है भर लो। अपनी रोटी, अपना पानी अपने साथ में लेकर के चलो, और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं कि खाना मिलेगा कि नहीं, और खाना नहीं मिले
तो उसके बारे में कभी सोचना ही नहीं। ठीक है, एक दिन का उपवास कर लेंगे, पेट की शुद्धि हो जाएगी। आप में से कितने हैं से जो आज अपनी रोटी साथ में लेकर के आए हैं? जो अपनी रोटी साथ में लेके आए थे वो हाथ उठाना। इतने हैं जो रोटी साथ में लेकर के आए थे। और कितने ऐसे हैं जो रोटी लेकर के नहीं आए? अब तुमको सबको उपवास करना है। या खाने के लिए रखा है क्या? यहां खाने के लिए क्यों रखा? मैंने मना किया हुआ है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा हूं। है? अब यहां बना दिया है थोड़ा बहुत गलती से तो पहले करके बैठ गए काम। देखो, जब भी आंदोलन के लिए आओ तो अपने साथ में अपना सामान लेकर के चलो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। ऐसी प्रैक्टिस बनाइए। इसके लिए स्वाध्याय परिवार के पांडुरंग शास्त्री जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की थी कि अपना पानी अपना खाना दाना साथ में लेकर के चलो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। ऐसा स्वभाव बनाओ कि हमको सेवा करनी है तो अपने दम पर करनी है। दूसरों की जब रोटी भी खाते हैं तो अपने पुण्य कम हो जाते हैं। हम साधु हैं ना, तो हम इतना सा भी खाते हैं तो उससे 1000 गुना ज्यादा सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो ये पाप का अन्न हजम नहीं होता है, पाप का अन्न हो जाता है। जो बिना मेहनत, जो हमने मेहनत नहीं की और फिर हम खा रहे हैं, तो ये भंडारा जो है, ये जो भंडारा वालों को खाने दो। भंडारा खाने में रुचि मत रखा करो। हमने कभी भंडारा खाने में रुचि नहीं रखी। और यदि भिक्षुक एक समय की भी रोटी खाता है तो वो सुबह से शाम तक एक एक पल परोपकार करता है, इसलिए उसको वो रोटी हजम हो जाती है। इसलिए आप ये हमेशा रखा करो, जो भी आप अपना खाना खा रहे हो, अपनी मेहनत की खा रहे हो, वो खाना आपको हजम होगा, बाकी खाना ठीक नहीं। आगे से ध्यान रखना, इस बार की गलती माफ कर दी है। सुनो, एक दिन की कमाई किसके लिए? संगठन के लिए, सेवा के लिए, देश के लिए, आंदोलन के लिए। हमें दूसरों के भरोसे आंदोलन नहीं चलाना है। मुझे खुशी है यहां पर बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने एक दिन की कमाई नहीं, महीने भर की कमाई, और कुछ ने तो अपनी, एक मैया मेरे पास में कल आई, अभी भी वो बैठी है उधर, इसका 30 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने के लिए आगे। बोले मैं ये 30 लाख रुपए का फ्लैट बेचूंगी नहीं, मैं तो भारत माता की सेवा में बाबा जी को भारत स्वाभिमान के लिए, पतंजलि योगपीठ के लिए दान करूंगी। देखो इधर बैठी हुई। लो, ये मैया को ये माला पहना दो मेरी तरफ से। हाँ, एक बार इस मैया को बहुत बहुत अभिनंदन। मन में संकल्प इतना बड़ा इस मैया के, बोले बाबा जी मैंने संकल्प लिया हुआ है, जितना मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, अपने जो रिश्तेदारों से प्यार करती हूँ, उससे ज्यादा मैं आपको अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि आप देश भारत माता के बेटे हो, भारत के लिए काम कर रहे। मैंने कहा मैया घर वाले नाराज तो नहीं होंगे? घर वाले नाराज तो नहीं होंगे? अरे बोले नहीं बाबा, और अभी भी आपदा पीड़ितों के लिए कल 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट लेके आई। जब अब इसके पास में जितनी भी जमा पूंजी है, बोले बाबा जी कुछ फिक्स डिपॉजिट आदि करा रखी है। मेरा तो सारा धन, मेरा सारा जीवन जो भी शेष है, मैं तो एक एक पल अब इस आंदोलन के लिए जीना चाहती हूँ। मुझे जवानी में इसका सौभाग्य नहीं मिला, तो जाते जाते तो मैं इस काम में, सेवा में मुझे हाथ बढ़ाने। ये तो एक मैया की बात कही है। ऐसे हमारे जितने भी यहाँ पर मेरे दाहिनी और जितने भी मेंबर बैठे हैं, ऊपर यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे साहिनी जी बैठे हुए हैं, हर साल 5 से 10 लाख रुपए का दान करते हो। एक संकल्प है। तो भैया हम तो गाय भैंस चराने वाले परिवार में पैदा हुए हैं, अनपढ़ माँ बाप के घर में। हम घर से निकले थे तो हमारे पास में 500 रुपए भी नहीं थे, 360-70 रुपए थे हमारे पास में, खाली किराए भाड़ा के लिए। उस समय थोड़े किराए से काम चल जाता था। वो 300-350 रुपए हमारे शायद साल भर चले होंगे।
जब गुरु घर से निकले, गुरुकुल से पढ़ के निकले हिमालय के लिए तो 500 रुपए थे, और जब सेवा के रास्ते पर निकले तब मुश्किल से 5000 रुपए होंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान, माने किसी भी राजनीतिक, किसी भी सामाजिक, किसी भी आध्यात्मिक, धार्मिक किसी भी संगठन के पास में उतना बड़ा मुख्यालय और संगठन नहीं जितना पतंजलि योगपीठ के पास में है। ये सब करोड़ों लोगों के, ये करोड़ों लोगों के एक एक व्यक्ति ने एक एक कोड़ी कोड़ी देके, एक 11-11, 21-21, 100 रुपए देकर के इतना बड़ा ये बना दिया। लोग कहते हो कैसे गया? मैंने कहा ये सब भगवान का विधान है, योजना सब भगवान की, समर्थ गुरु सत्ता का मार्गदर्शन, ज्ञान और निष्ठा के धरातल पर रह करके अपना पुरुषार्थ, ये 3 काम जहां हो जाते हैं, योजना भगवान की, मार्गदर्शन गुरु सत्ता का, और रत्ती भर भी अपने से कसर न रह जाए इसलिए पुरुषार्थ अपना, ये 3 काम जहां हो गए वहां सब काम अपने आप सफल हो जाते हैं। आपको इसी दर्शन के आधार पर आपको एक काम करना है। भाई बहनों, मैं आपसे बातें कर रहा था, अब मैंने कहा कि काम कैसे करना है, इस तर्ज पर काम करो, तैयार करो लोगों को, और लोकसभा चुनाव से पहले इस पूरे देश में एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफान, एक ऐसा पूरा आंदोलन पैदा कर देना है, आंदोलित कर देना है जन जन को, कि लोग कहें अरे जो कभी नहीं सोचा था वो हिंदुस्तान में हो गया। ये हो करके दिखाना अपने को, ऐसा हौसला जगाना है। इस निराशा भरे वातावरण में आशा और विश्वास के दीप जलाने हैं, और इनके सारे पाप जब लोगों के सामने आएंगे, लोग इनसे घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे। वोट देना तो बहुत दूर की बात रही, शायद 2014 के इलेक्शन से पहले ही ये सारा खानदान देश छोड़ के बाहर भाग जाएगा। तब फिर इनको पकड़ करके वापस लाना पड़ेगा। कभी भी छोटा मत सोचिए। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग आज इस देश दुनिया को चला रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक पॉलिसीज, पूरे वर्ल्ड की जो का पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड का एजुकेशनल सिस्टम, ये कैसे चल रहा है? पूरे दुनिया की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नीतियां कौन लोग बना रहे हैं? मात्र 100 लोग। और वो कहां बैठे हैं? वो बैठे हैं 4-5 देशों में, कुछ चीन में, कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में, कुछ यूरोप में, कुछ अमेरिका में। बस चीन में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और अमेरिका के अंदर बैठे हुए कुछ चंद लोग पूरी दुनिया की नीतियां बना रहे हैं, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अरे भारत पूरी दुनिया का सिरमौर था, इस भारत की शक्ति को इतना बढ़ा देना है कि वो जमाना फिर से आ जाए, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे चले, ऐसा ताकतवर मुल्क अपने को बनाना है। इसलिए मैं कह रहा था, छोटा सोचने वाले कभी बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। बड़ा सोचो, और बड़ी सोच तुम्हारे भीतर है, बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बहुत ज्ञान है तुम्हारे भीतर, उसका इस्तेमाल करना है। अब कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, उनको भी नोट कर लो, सबको बताना, ये बहुत जरूरी बात है। इस पूरे देश की राजनीति को लोग किस पर केंद्रित करना चाहते हैं? सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता के ऊपर केंद्रित करना चाहते हैं। हम सेकुलर है, ये सेकुलर नहीं है। हम गैर सांप्रदायिक हैं, ये सब लोग सांप्रदायिक हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इस देश के लोगों को सांप्रदायिक रहना या गैर सांप्रदायिक रहना है, ये कोई पार्टियां सिखाएंगी क्या? हिंदुस्तान के लोग, ये लिख लो, ये बात अपने दिमाग में बैठा और सबको बताओ इस बात को। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है, घुमाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग जन्म से, स्वभाव से ही गैर सांप्रदायिक हैं, सेकुलर हैं।
इनको किसी को सेक्युलर बनाने के लिए, कोई राजनीतिक एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं है। तो सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता ये हिंदुस्तान की राजनीति का एजेंडा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान की राजनीति का एजेंडा क्या होना चाहिए? कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी और कुशासन, गोहत्या और तमाम तरह के खेतों में जहर भर दिया, कुदरती खेती, गो आधारित खेती। हमारी थाली में जहरीला खाना आता है, उसको खा करके हमारे बेटे, हमारे पोते, वो कैंसर हो गया उनको, माताओं के स्तनों में जहरीला दूध उतर आया, हमारा खून, हमारी हड्डियां जहरीली हो गई हैं। हिंदुस्तान के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। अरे के सारे बिगड़ैल इस देश के ऊपर शासन करने के लिए हथकंडे अपनाते कि हम गैर सांप्रदायिक हैं, हमको वोट दे दो। तो एक तो ये बात, पूरे देश में इस बात को पुरजोर तरीके से रखना है कि हिंदुस्तान की राजनीति का एजेंडा सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति का एजेंडा कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी और कुशासन होगा। यह है हिंदुस्तान के असली मुद्दे। एक बात और कहना सबको, बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। राजनीतिक पार्टियों ने तो देश बदला नहीं, अब किसको देश बदलना है? वोटर्स को देश बदलना है। इसलिए हमारा सारा ध्यान अब किस पर होना चाहिए? वोटर्स पर। इन बेईमानों के खिलाफ सारे वोटर्स को लामबंद करना है। वोटर्स को क्या करना है बोलो? सब जगह बात सुनते हो तो क्या बोला जाता है? वोट की पॉलिटिक्स हो रही है। तो हमको वोट की पॉलिटिक्स हमको भी करनी है। हमको वोट की नहीं, हम वोटर्स को इकट्ठा करके अब वोटर्स को हमें संगठित करना है, वोटों का पोलराइजेशन करना है, वोटर्स को संगठित करके इन बेईमानों के खिलाफ लामबंद करना है। और लामबंद करके अब एक मेरे से बोला, बाबा आपने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैंने कहा देश की नीतियों के बारे में निर्णय एक ही व्यक्ति लेता है, बाकी लोग तो उसका समर्थन करते हैं। जिस घर को घर का मुखिया चलाता है, कोई संगठन हो, इस संगठन में नीति निर्धारण का काम मुझे दिया हुआ है आप लोगों ने, तो संगठन को संगठन का मुखिया उसकी नीतियां निर्धारित करता है। तो देश को एक नरेंद्र भाई जैसा मुखिया इसलिए चाहिए क्योंकि वो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, कुशासन के हमारे मुद्दों पर सहमत है। हमारा एजेंडा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो हमारे मुद्दों पर क्योंकि सहमत है, इसलिए हम उसके साथ में। तो ये काम ऐसा नहीं होना है, इसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। ये हजारों लाखों करोड़ रुपए फेंकेंगे, ये नोट बांटेंगे वोट लेने के लिए, ये बहुत तरह के षड्यंत्र करेंगे, लेकिन इनके सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना है। और इस बार तो इसे देवासुर संग्राम में, धर्म युद्ध में सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठापना करनी है, इसके लिए आपको बुलाया। तो अभी से सभी को बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार के युद्ध के लिए कम से कम 9 महीने तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने 9 महीने पहले ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है आपको। अभी आपको 9 महीने पहले ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। अब मैदान जंग में युद्ध लड़ना है और उसके लिए आपको तैयार होना। महर्षि विश्वामित्र ने इन सारे राक्षसों का वध करने के लिए 2 युवकों को चुना है। दशरथ से, महाराजा दशरथ से 2 युवकों को मांगा था, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था लक्ष्मण। और जब राक्षसों के पास बहुत ताकत बढ़ गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया प्रजा में, तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही खानदान के दो ग्रुप बन चुके थे, एक का नाम था कौरव और दूसरे का नाम था, और पांडवों में कितने थे? 5 को लिया। उन्होंने कहा भाई हमको 5 गांव दे दो। तो कौरव कहते हैं
सूचग्रमपि न दास्यामि विराजुद्धेन केशव। बोले सुई के अगले हिस्से पर नोक पर जितनी जमीन रखती उतनी भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। बोला आजा, ठीक है, हो गया युद्ध। आचार्य चाणक्य ने 6 युवकों को लेकर के और नंदवंश के पाप को खत्म करने की ठानी। ईसा मसीह ने जब अपना धार्मिक यह आंदोलन शुरू किया तो उनके साथ 12 लोग थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब के साथ 13 लोग थे। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में 5 थे प्यारे, 5 प्यारे। अरे जब उन महापुरुषों ने चंद लोगों को साथ में लेकर के महाक्रांतियां कर दी, अब तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने साथ में हैं। अब तो ये क्रांति सफल होगी। बस इसके लिए रोज काम करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा, जिससे जितना बन पाए। और जो मेरी तरह से पूरा जीवन इसके लिए लगा सकते हो तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं घर में रहता तो अच्छा था या मैं सन्यासी हो गया तो अच्छा? सन्यासी हुआ तो अच्छा। तो मैं भोगी होता, हाँ, ब्याह करा लेता, फिर चुन्नू मुन्नू खिलाता, हाँ, राजा बाबू गुड़िया रानी, हाँ? तो मैं योगी हो गया तो अच्छा या भोगी रहता तो अच्छा? योगी अच्छा। ब्याह कराया तो अच्छा या सन्यासी हो गया तो अच्छा? जोर से तो बोलो। तो आप सब कह रहे हो घर छोड़ करके मैंने अच्छा काम किया या बुरा काम? अच्छा। योगी होकर के अच्छा काम किया या बुरा काम? अच्छा। मैं केवल हिमालय में रहता तो अच्छा रहता या पूरे देश की सेवा कर रहा हूं तो अच्छा? देश की सेवा कर रहे तो अच्छा। तो ये अच्छे काम मुझे ही करने चाहिए या आपको भी? अब मुकरना नहीं। अब जिनकी शादी नहीं हुई है खबरदार, कोई शादी नहीं करेगा। इस देश में 125 करोड़ लोग हैं। कितने हैं? क्या 125 करोड़ लोगों के लिए खाना पूरा है? स्कूल पूरे हैं? यूनिवर्सिटी पूरी है? इलाज के लिए डॉक्टर दवा पूरी है? क्या 125 करोड़ लोगों के लिए रोजगार पूरा है? तो क्या फिर और लोगों को पैदा करने की जरूरत है? तो थोड़े दिनों तक इस पर ब्रेक लगा दो। हा? अरे सब अपने ही तो हैं। मैं तो सब मां बहन बेटियों में अपनी मां बहन बेटी देखता हूं। सब पिता तुल्य बुजुर्गों में अपने ही पिता के दादा के दर्शन करता हूं। और सब जवानों को अपना भाई मानता हूं। आप सबके हाथ को अपना हाथ मानता हूं, अपने साथ मानता हूं। और मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करता। मानो तो सारा जहान अपना है, नहीं तो सारी दुनिया झूठा सपना है। मानो तो सारा जहान अपना है, नहीं तो सारी दुनिया झूठा सपना। क्या है मेरे भैया? ये सब मेरे ही स्वरूप है, मेरे ही जैसे सबके भीतर आत्मा, मेरे ही जैसा दिल, मेरे ही जैसा दिमाग, मेरे ही जैसे हाथ। बस थोड़े रंग रूप अलग अलग हैं, वो खाली पहचानने के लिए हैं। नहीं तो एक जैसा, सबके आंख एक जैसी, हाइट एक जैसी, चमड़ी एक जैसे ही सब कुछ होता तो पहचानना मुश्किल हो जाता। इसलिए भगवान ने 0.1% जो भेद किया है, ये एक दूसरे को भुलाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को पहचानने के लिए किया है। अपना ही स्वरूप सब में पहचानो। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैभूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यते। मैंने तो अपना ही रूप आप सब में देखा है। अच्छा बताओ, महर्षि दयानंद ने शादी की थी? बोलो ना। स्वामी विवेकानंद जी ने शादी की थी? चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने शादी की थी? तो क्या शादी करना जरूरी है? शादी जिनकी हो गई उनको धन्यवाद, क्योंकि मेरे बापू शादी नहीं करते तो मैं पैदा ही नहीं होता। जिनकी शादी हो गई उनको धन्यवाद, उनके लिए प्रार्थना, वो अच्छी संतानें पैदा करें और जो पैदा हो चुके उनको अच्छी शिक्षा संस्कार दें। ठीक है। और
जिनकी हो चुकी है और बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं तो अच्छे बच्चे पैदा करके मुझे दे, और जिनकी नहीं हुई है वो शादी करके और बच्चा पैदा करने के चक्कर में नहीं रहना कि अच्छे बच्चे पैदा करके बाबा जी को देंगे, आप ही अच्छे बन जाइए और आप ही मेरी गोदी में आ जाइए। अच्छा, आदमी अपने जीवन के बारे में क्या सोचता है? वो सोचता है मैं कुछ अच्छा करूं और अब उसका फ्यूचर सेफ होना चाहिए। तो आपके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूं। आपके फ्यूचर के, कैरेक्टर की, कैरियर की, आपके सेफ्टी की, आपके भविष्य के सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूं। मुझे भगवान ने और इस पूरे हिंदुस्तान ने इतना समर्थ बनाया है कि मैं 1 लाख बच्चों को अकेला पाल सकता हूं। उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योगपीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन एवं अनाथ बच्चों के सहायतार्थ गुप्त काशी के समीप नारायण कोटी में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया है। इस आपदा में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा के लिए यदि आप अभिभावक व पालक सदस्य बनकर अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इन बच्चों के जीवन में खुशी लाना चाहते हैं तथा इनके भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार एवं घर जैसा प्यार देकर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं तो सहयोग हेतु संपर्क करें। पतंजलि सेवाश्रम, नारायण कोटी, केदारनाथ रोड, गुप्त काशी, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें